हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। वीडियो देखने से पहले बताना चाहूँगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पाठ 2 कक्षा 7वीं का प्राणियों में पोषण। तो चलिए पढ़ते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं, परंतु जंतु ऐसा नहीं करते। तो आज हम इस लेसन में हम पढ़ेंगे खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ कि कौन से जीव जंतु कैसे खाना खाते हैं, क्या क्या विधियाँ अपनाते हैं, और इसमें पढ़ेंगे मानव में पाचन क्रिया कैसे होती है और मुंह और मुख गुहिका, ये सब इसमें पढ़ेंगे। दांत और जीभ का क्या कार्य है हमारे शरीर में। तो अभी पढ़ा है कि भोजन प्रकाश संश्लेषण से पौधे तैयार करते हैं, परंतु जीव जंतु ऐसा नहीं करते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बनाने के लिए पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। अपना भोजन जो है या तो प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं या परोक्ष रूप से उन पर निर्भर रहते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों को खाते हैं, लेकिन कई अन्य जंतु उनको अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। जैसे कि बकरी है, वो पौधे खाती है तो शेर उनको अपना आहार बना लेता है। तो इसी प्रकार से कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से ये पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसका उपयोग की विधि सम्मिलित है। इसका मतलब ये है कि प्राणियों में जो पोषण है, जो हमारे पाठ का हेडिंग है प्राणियों में पोषण है, उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, और आहार को वो किस विधि से खाते हैं, किस विधि से वो भोजन ग्रहण करते हैं वो, और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। ये तीनों चीज़ हम पढ़ेंगे। किस प्रकार पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से पोषक तत्वों की, और किस प्रकार भोजन करते हैं, और शरीर में जो है इसके उपयोग की क्या विधियाँ हैं। तो आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक संघटक हैं। कौन कौन से संघटक हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल होते हैं, अतः इन जटिल पदार्थों को सीधे ही जंतु जो है जटिल रूप में नहीं ले सकते, तो उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसा निम्न आरेख में दिखाया गया है। ये देखिए जटिल है, ये जुड़े हुए एक दूसरे से, ये जटिल पदार्थ है, और ये टूटकर अलग अलग हो गए, ये हो गए सरल पदार्थ। तो इसको जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना आवश्यक है। इसके बाद है जो जटिल पदार्थ है उसको सरल पदार्थों में टूटना ही विखंडन कहलाता है। ये देखिए विखंडन, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ये नोट करने वाली बात है। ये पाचन किसे कहते हैं? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विखंडन होना, जिस प्रक्रिया से ये विखंडित होता है, ये विखंडन होता है, उसे पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। अब हम आते हैं 2.1 पर। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। जो हम खाना खाते हैं उसको अंतर्ग्रहण का अर्थ होता है अंदर ले जाना, ग्रहण करना। तो उसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं, किस किस विधि से हम खाना खाते हैं, या जीव जंतु किस किस विधि से अपने शरीर में भोजन को ले जाते हैं। तो विभिन्न जो जीव हैं उनके लिए भिन्न भिन्न विधियाँ होती हैं। ये कोई किसी तरह खाना खाता है, कोई किसी तरह खाना खाता है। जैसे मधुमक्खी है, वो मकरंद चूसते हैं। मानव या अन्य जीव जो है अपने शिशु को दूध पिलाते हैं। अजगर जैसे सांप वर्ग के जो प्राणी हैं वो अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। तो इनकी तीनों की विधि अलग अलग है। देखो, मधुमक्खी की, पक्षी की, मानव की और अजगर जैसे प्राणियों की अलग अलग विधियाँ हुई खाना खाने की। कुछ जो जलीय प्राणी है अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो ये अलग अलग विधियाँ हैं हर एक प्राणी की। अब ये देखिए क्रियाकलाप 2.1 में देखते हैं। सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? ये भी जो घोंघा है, इसमें ये देखिए आहार का प्रकार क्या खाता है और आहार की विधि। अब हमें आहार की विधि इनमें से भरनी है। जो नीचे है, छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना और निगलना,
साइफनी, स्पंजी और चूषण। तो घोंघा होता है वो एक शाकाहारी जीव है, बिल्कुल छोटा होता है, वो दांतों से पीसकर खाना खाता है, जैसे पत्तों और पौधों को खाता है। ऐसे चींटी है, उसका बिल्कुल हल्का सा डंक होता है, उससे वो खाना खाती है। चील है वो दांतों से खाती है। मरमर पक्षी जो होते हैं वो चोंच से खाते हैं, सॉरी चील भी चोंच से ही खाना खाती है। और जूं, मच्छर, ये सब, इन सब की अलग अलग खाद्य की विधियां होती हैं। तो ये आपको भरनी है इनमें से, ये जो नीचे लिख रखी है इनमें से आप इस टेबल को पूरा करेंगे। उसके बाद आते हैं हम अद्भुत सत्य। ये देखिए, हमने स्टारफिश जरूर सुना होगा। तो ये स्टारफिश जो तारा मछली बोलते हैं उसको, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। जो स्टारफिश है वो किसे खाती है? ऐसे जंतुओं को खाती है जिसका कवच बहुत ही कठोर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही सख्त होता है, हार्ड होता है। तो ये कवच खोलने के बाद ये क्या करती है, अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है, पूरा पेट ही बाहर निकालती है। ये देखिए, अमाशय बाहर निकालती है ये, और जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस फिर शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। ये देखो स्टार है, स्टार की तरह ही है, इसलिए इसे स्टारफिश बोलते हैं। प्रेक्षण 2.1 में लिखिए, आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अब हम आते हैं मानव में पाचन। अब मानव में, ये 2.2 है, मानव में पाचन किस प्रकार से होता है, मनुष्य में खाने का पाचन किस प्रकार से होता है। तो हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। हम मुंह द्वारा अपना भोजन अंदर ले जाते हैं, इसे पचाते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होगा? हमने भोजन कर तो लिया है, खा तो लिया है, लेकिन उसका क्या होता है, ये पढ़ते हैं। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। हमारे जो शरीर में एक नली होती है, मुंह से शुरू होती है और ये गुदा तक जाती है। इसमें हम खाना रखते हैं, और अब खाना कहाँ जाता है? मुख गुहिका में जाता है सबसे पहले, फिर ग्रास नली में, फिर अमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में जो मलाशय से जुड़ी होती है, और फिर मलद्वार और गुदा तक पहुंचता है खाना। तो यह है, बहुत लंबा मार्ग नहीं है इसमें। देखो 1 2 3 4 5 स्टेज आती हैं। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। तो ये मुख गुहिका से शुरू होकर गुदा तक जो जाती है, ये आहार नाल या फिर पाचन नली होती है। ये पूरी आहार नाल है, पाचन नली होती है। इसके बाद हम देखिए, इसका चित्र देखते हैं हम कि कैसी दिखती है ये देखने में। ये देखिए, ये है हमारी आहार नाल, यहाँ से शुरू होती है, ये यहाँ से शुरू होती है, और ये मुख गुहिका है, ये जाके ये अमाशय आता है, और फिर अमाशय के बाद ये यहाँ से ये ऐसे ऐसे हमारा खाना आता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है, यहाँ से ये क्षुद्र आंत, छोटी आंत में चला जाता है, और ये कुंडली जो नली है, कुंडली की तरह, सांप की तरह पड़ी रहती है। और इसके बाद ये खाना हमारा जो बिना पचा खाना वो बड़ी आंत में चला जाता है। ये बिना पचा हुआ खाना है ये, और बड़ी आंत से जो मलाशय या गुदा से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये है, भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। जब ये भोजन जैसे मुंह में जाता है, फिर आहार नली में जाता है, तो ये अलग, जब अमाशय में जाता है तो ये अलग अलग जगह जहाँ जाता है वहाँ पर घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। जो विभिन्न घटक है हमारे भोजन में, कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन, विटामिन, इन घटकों का पाचन भी नंबर वाइज या क्रमिक रूप से होता जाता है। जो अमाशय है उसकी आंतरिक भित्ति, जो अंदर की तरफ से जो दीवार है अमाशय की, छोटी आंत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करते हैं। देखिए फिर समझेंगे, जो अमाशय है उसकी आंतरिक भित्ति
छोटी आंत और आहार नाल, इससे कुछ ग्रंथियां संबंधित होती है, जैसे लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। ये क्या करती हैं? पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस क्या होते हैं? जो खाने को पचाने में सहायता करते हैं। जो हम खाना खाते हैं वो जटिल पदार्थ खाते हैं, उनको सरल रूप में बदल देते हैं। तो जब तक वो सरल रूप में नहीं बदले जाएंगे, खाना अच्छे से नहीं पच सकता। तो इसके बाद तो ये है फिर आमाशय की आंतरिक भित्ति। क्षुद्रांत आहारनाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां हैं जो वो पाचक रसों का स्रावन करती हैं, और जो पाचक रस होते हैं वो जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं। जब तक सरल रूप में नहीं बदलेंगे, हमारा पाचन जो है उसमें हेल्प नहीं मिल सकती, अच्छे से पाचन नहीं होगा। तो आहारनाल एवं जो संबंध ग्रंथियां हैं वो मिलकर पाचन तंत्र बनाती हैं। ये देखिए, ध्यान से पढ़िए इस वाले पैराग्राफ को, कि जो आमाशय उसकी आंतरिक भित्ति और छोटी आंत और आहारनाल, इनसे संबंधित कुछ ग्रंथियां होती हैं। फिर से बता रही हूँ मैं तुम्हें। लाला ग्रंथि होती है, यकृत होता है, अग्नाशय होती है। ये इनमें से पाचक रस निकलता है। तो पाचक रस जो निकलता है वो खाना पचाने में हेल्प करता है और जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं। तो आहार नाल और संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अब ये देखिए, पाचन तंत्र ये पूरा दिखा रखा है। यहाँ से मुंह में खाना जाता है, यहाँ से मुख गोई का है ये। इधर लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि हमारे मुंह में जो लार होती है वो लाला ग्रंथियों से ही निकलती है और वो खाने में मिक्स हो जाती हैं। फिर ये आ जाती ग्रीसिका, ये जो नली है ग्रीसिका है। फिर आमाशय, फिर मैंने आगे ये पहले बताया था। और ऐसे छोटी आंत से ये देखो अग्नाशय है, इधर छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और ये मलाशय से खाना बिना पचा बाहर निकल जाता है। आइए अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। अभी आहार नाल में हमारा भोजन चला तो गया है, लेकिन अलग अलग भाग में हमारे भोजन का क्या क्या होता है ये स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मुंह में खाना लेते हैं, मुख और मुख गुहिका जो होती है। तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। जो हमने खाना अंदर ग्रहण किया है उसको अंतर्ग्रहण बोलते हैं। तो खाने को मुंह में ले जाना, इसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 14 पर। अब ये पहले ये देखते हैं बुझो क्या कहता है। बुझो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित छोटी आंत को देखकर आश्चर्यचकित है। वह इतनी लंबाई जानना, इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। इसका आंसर हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में, छोटी आंत के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं अपने दांतों के बारे में। मुंह में खाना लेते हैं तो दांतों से चबाया जाता है। तो दांतों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा जैसे चबा कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका में धंसा होता है। देखिए ये दांत दिखा रखे हैं, ये मसूड़ों में धंसे होते हैं। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है अथवा और उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। जो उनके कार्य होते हैं उसी के अनुसार हमारे दांतों की शेप भी होती है, आकृति भी उसी तरह की होती है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए। जो उनके कार्य होते हैं, जो वो काम करते हैं, कोई चबाने का काम करता है, कोई काटने का काम करता है, तो उन कार्य के अनुसार ही हमारे दांतों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये चित्र 2.3 में है। तो पहले ये पढ़ते हैं क्रियाकलाप 2.2। अपने हाथ धोइए। दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपने हाथ धोकर शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने मुंह में जो दांत हैं उनको देखिए। अपनी तर्जनी उंगली से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने और दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। तो सेब को काटने के लिए कौन से दांतों का उपयोग करना है ये तुम्हें लिखना है। और कितनी तरह के दांतों को महसूस करते हैं तुम छूकर, ये भी लिखना है। और कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने या फाड़ने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें काटने का काम कौन से करते हैं, चीरने और फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं। और उन दांतों को भी पहचाने जो चबाने और पीसने का काम करते हैं। तो ये सब में लिखना है।
अपने आप लिखना है पहले तो कॉपी में, बाद में देखते हैं सही है या गलत। तो ये है देखिए, दूध के दांत या स्थायी दांत। आपको याद है कि कुछ वर्ष पहले आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है, यानी कि छोटेपन में, जब हम बचपन में होते हैं तब हमारे दांत निकलते हैं। उसके बाद लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। जो एक बार उगते हैं फिर वो गिर जाते हैं, इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। ये स्थायी होते हैं, फिक्स हो जाते हैं। फिर ये पूरी जीवन तक यही दांत रहते हैं। और फिर वृद्धावस्था, जब बुढ़ापा आता है तब ये दांत गिरने लग जाते हैं। ये स्थायी दांत पूरी जीवन भर बने रहते हैं तथा वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं। इसके बाद है, अब ये देखिए, ये दांतों के बारे में ये दिखा रखा चित्र। ये आगे के जो दांत हैं 4, ये जो दांत हैं 4 दांत हैं, ये इनको बोलते हैं कृंतक। ये दांत है कृंतक चारों। इसके बाद है ये दांत है एक तो, और एक ये दांत है, इन्हें बोलते हैं रदनक। और ये जो दो दांत हैं ये साइड में, इनके साइड में अग्रचर्वणक, चबाने का काम करते हैं। ये फाड़ने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। और इसके बाद ये है, इसके बाद ये 3 पीछे के जो 3 है ये चवर्णक, ये चबाने का काम करते हैं। ये वाले पीसने का, चबाने का, उससे पहले ये भी चबाने का काम करते हैं। तो ये सेट हमारे 4 तरह का सेट दिखा रखा है। नंबर 1 कृतंक, रदनक और अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये इनकी शेप दिखा रखी है। ये इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। ये ऊपर से फ्लैट होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं आगे के। और ये जो साइडों के ये नुकीले होते हैं। और ये देखिए, ये थोड़े बड़े होते हैं और ये भी फ्लैट होते हैं ऊपर से, और ये काफ़ी बड़े होते हैं। ये नीचे जो इनकी ये धसे होती है, जिस प्रकार से मसूड़े में वो भी दिखाया गया है। ये किस प्रकार से ये धसे हुए हैं, ये भी देखिए, ये भी ऐसे धसे होते हैं, ये ऐसे पहने होते हैं। और ये आगे के दांत ऊपर से नुकीले से होते हैं, पतले होते हैं। तो ये दांतों की व्यवस्था और विभिन्न प्रकार के हमारे दांत दिखाए गए हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। हमारे मुंह में जब हम कुछ भी खाते हैं तो लार उसमें खाने में मिक्स हो जाती है। ये कहाँ से आती है? हमारे मुंह में लाला ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे लाला रस या लार निकलती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये लाला रस जो होता है या लार होती है, वो भोजन जो खाते हैं उसमें क्या उसका प्रभाव होता है। तो आओ इसका पता लगाएं। अभी दांत के प्रकार और उनके कार्य दिखा रखे हैं कि कर्तन और दंसन वाले दांतों का क्या काम होता है, निचले जबड़े वाले का क्या काम होता है, और उपले जबड़े का। चीरने और फाड़ने में कौन से दांत काम आते हैं, और चबाने और पीसने में कौन से दांतों का काम होता है। तो ये आप लोगों को भरना है, ये मैंने अभी बता दिया है। इसके बाद इससे ये हम देखेंगे लाला ग्रंथि का कार्य। तो अब प्रश्न नंबर 14 तक हमने ये पढ़ लिया। अब हम आते हैं 15 पर। क्रियाकलाप 2.3, 2 परखनलियाँ लीजिए, उनमें ए और बी चिन्हित कर दीजिए, चिन्ह लगा दीजिए। ये ए परखनली, ये बी है। उसमें थोड़े से चावल डालेंगे, उबले हुए चावल, 3 से 5 मिनट तक। उसमें एक में तो उबले हुए चावल डाल देंगे, एक में ऐसे चावल डालेंगे जिन चावलों को मुंह में 3 से 5 मिनट तक चबाएंगे दूसरी परखनली में। फिर दोनों में 3 से 4 ml पानी डाल देंगे थोड़ा सा। जैसे देखिए, ये तो उबला हुआ चावल है जिनको चबाया नहीं है, ये जिनको बिना चबे ही है। और इनको कुछ चावल हैं जो मुंह में चबाकर फिर इस परखनली में डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, ये जल। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 3-4 बूंद आयोडीन विलयन की डालेंगे, आयोडीन विलयन की बूंद डालेंगे। तो ये देखिए क्या असर होता है इस पर। आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालने के बाद हम देखते हैं कि ए और बी में क्या अंतर आया है। परखनली ए के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परखनली एक पर्पल कलर की दिख रही है, बैंगनी कलर की, और बी पर देखो कुछ भी असर नहीं, पानी जैसी यूं की यूं पड़ी है। तो इसके बाद इसका ये फ़र्क क्यों आया? क्योंकि जो हमारे मुंह में जो हमने चावल चबाया था उसमें लार मिल गई थी, यानी लाला रस मिल गया था। और जो लार जो होती है वो चावल के अंदर जो मंड होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, चावल के अंदर जो मंड होता है उसको शर्करा में बदल देता है। और शर्करा में बदलने के कारण इसका कलर ऐसा ही रहा है। इसमें इसका मतलब इसमें मंड नहीं है, और इसमें उबले हुए चावल में मंड है, चबाए हुए चावल में मंड नहीं है बल्कि शर्करा है। तो ये मंड के कारण ये बैंगनी कलर हमने
पहले ही इसका वो परीक्षण पहले किया था कि जिसमें मंड होता है उसका परीक्षण किया था कि वो बैंगनी कलर का हो जाता है जब उसमें आयोडीन विलेन डालते हैं। इसमें मंड नहीं होता, वो बैंगनी कलर का नहीं होता। तो इसका मतलब जो चबाया हुआ जो चावल है वो बैंगनी कलर का नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें शर्करा है, मंड नहीं है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जीभ। जीभ दांतों के जो लाला ग्रंथि के बाद और दांतों के बाद जीभ जो है वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, खानों को पचाने में या खाने को खाने में उसमें बड़ी सहायता करती है। तो ये जो जीभ है वो एक मांसल पेशीय अंग है। तो ये मांस की बनी होती है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। ये मुंह में पीछे की तरफ जुड़ी होती है। ये इसका चित्र है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है, जो आगे का भाग वो हिलता डुलता है, स्वतंत्र होता है, वो जुड़ा नहीं होता और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है? जीभ के कार्य जानते हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिक्स भी करती है। तो ये देखिए, ये जीभ है। जीभ पर ये स्वाद के विभिन्न क्षेत्र बने हुए हैं। जो स्वाद के 3 क्षेत्र हैं, एक तो सबसे आगे वाला, एक ये है बीच वाला और ये है पीछे वाला। सबसे आगे वाला जो है ये क्षेत्र है जो मीठा और नमकीन को टेस्ट करने में सहायक होता है, और जो बीच वाला ये खट्टे को टेस्ट करता है, और जो सबसे लास्ट वाला है, सबसे लास्ट वाला कड़वे का, क्योंकि कड़वा हम वैसे भी पसंद नहीं करते, तो कड़वे का टेस्ट करने के लिए सबसे लास्ट वाला स्थान दिया गया है। और ये खट्टा और ये मीठा और नमकीन को, जो बीच का हिस्सा है ये किसी भी तरह के स्वाद को टेस्ट नहीं करता। इस पर कुछ भी डालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। बीच में अगर डालेंगे तो, अगर ये साइडों में पहुंचेगी तो पता लग जाएगा कि कड़वा है, मीठा है, नमकीन है। तो ये है जीभ के स्वाद के विभिन्न क्षेत्र, पेज नंबर 15 पे। उसके आगे पढ़ते हैं हम। अभी देखिए, इससे पहले 2 लाइन हमने पढ़ी थी। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य भी करती है। भोजन में लार मिलाती है और निगलने में भी सहायता करती है। जो खाना है उसको निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जो हम अच्छा टेस्टी खाना खाते हैं वो जीभ द्वारा ही पता लगता है, और कड़वा है, मीठा है, नमकीन, ये सब जीभ के द्वारा ही पता लगता है। तो जीभ के कार्य एक क्या था? ये भोजन में लार को मिक्स करती है। नंबर 2, यह निगलने में सहायता करती है और बोलने में भी हमारी सहायता करती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, जो मैंने बताया था। स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनके सहायता से हम स्वाद का पता लगाते हैं। तो ये 3 तरह की स्वाद कलिकाएं मैंने डिस्कस की थी अभी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अच्छा, इसके बाद है क्रियाकलाप 2.3। निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन लीजिए। एक विलयन लेना है चीनी का घोल लेंगे, एक नमक का घोल लेंगे, नींबू का रस लेंगे और नीम की पत्ती या करेले का रस लेंगे। अपने मित्र की आंखों पे पट्टी बांध दीजिए और उसको कहना जीभ बाहर निकालेगा। जब जीभ बाहर निकाले तो उस पर एक एक विलयन बार बार डालेंगे। तो उससे पहले विलयन डालेंगे तो उसे पूछेंगे खट्टा लगा, नमकीन लगा या मीठा लगा, कैसा लगा, उसको नोट कर लेंगे। और जो हमारे जो दांत जो साफ करने की जो सीख होती है उससे या किसी तरीके से हम उस पर विलयन जो है उसकी 1-2 बूंदे जीभ पर रखकर देख सकते हैं उसकी हेल्प से। तो अपने मित्र से पूछे कि जीभ के किस क्षेत्र में उसे मीठा लग रहा है, किस क्षेत्र में नमकीन लग रहा है, या खट्टा या कड़वा स्वाद कौन सी क्षेत्र में आता है। तो अपने परीक्षण को रिकॉर्ड करेंगे। चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका अनुभव उसके द्वारा होता है। जैसे पहले बताया था कि आगे जो जीभ का अगला हिस्सा है उस पर कौन से टेस्ट का पता लगता है, और जीभ का बीच वाला हिस्सा उसमें कौन से टेस्ट का पता लगता है, जीभ का पीछे वाला हिस्सा कौन से टेस्ट का पता लगता है। तो ये नोट करें और उससे हमें पता लगेगा कि जो जीभ का अगला हिस्सा है उसमें मीठे का टेस्ट पता लगता है, बीच के में खट्टे का और पीछे वाले कड़वे का। और जो ये बीच वाला हिस्सा है जीभ के बिल्कुल बीच में, यहाँ पर हमें कोई भी टेस्ट का पता नहीं लगता है, कोई भी टेस्ट नहीं आता। यहाँ पे कोई खाने का कोई चीज़ वस्तु रखेंगे तो इसके बाद है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम भोजन नली ग्रसिका ये हम बाद में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हमने पढ़ा है दांतों का कार्य और खाना हम कैसे खाते हैं, कौन सी विधियाँ होती हैं, और जीभ के कार्य ये हमने पढ़े। भोजन नली ग्रसिका ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 16 पर है। तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।